निर्मला और उसका परिवार अपने बड़े बेटे सुभाष की शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई हो गई सारी तैयारी, चलो अब। छोटू तू तैयार है ना? हाँ मम्मी, सुभाष भैया भी तैयार है और मैं भी। हाँ, बस टैक्सी वाला आ रहा है, चलते हैं फिर। थोड़ी देर में टैक्सी आ जाती है और चारों टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते हैं। बेटा तेरे तो भाग्य खुलने वाले हैं, लड़की बहुत पैसे वाली है। फोटो तो तुझे उसकी पसंद आ ही गई है, अब बस तू एक बार सामने से देख लेना। हाँ माँ, बस मेरे सपने पूरे हो जाएं। दहेज के पैसों से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। हाँ और क्या, तू चिंता मत कर, लड़की वाले तुझे इतना पैसा देंगे कि तेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और तेरे पास बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। हाँ भैया, लेकिन आपको याद है ना, आपने वादा किया है मेरे साथ भी। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, तेरे अमेरिका जाकर पढ़ने का सपना भी पूरा हो जाएगा। बस दुआ कर कि बीच में कोई अड़चन ना आए। हाँ हाँ, वही तो, तेरे पापा के बड़े भैया है ना जो, उनसे तो डर ही लगता है, जलते रहते हैं हमसे बस। अरे बस हो गया, आप हो गया, जब देखो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे पापा जी सही तो कह रही है मम्मी। अरे छोटू छोड़, आज तो खुशी का दिन है, आज मुझे मूड खराब नहीं करना है। हाँ हाँ माँ, और क्या, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। सभी लोग खुश हो जाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये सभी थोड़ी देर में लड़की शिखा के घर पहुंच जाते हैं, जहां शिखा के माता पिता क्रांति देवी और भास्कर थे और चचेरी बहन नूरी थी। लड़की वालों के घर में उनकी खूब खातिरदारी होती है। अरे समधन जी, बातचीत तो पहले ही हो गई, चलिए अब हमारी होने वाली बहू को भी देख लेते हैं। हाँ हाँ, और क्या, हमारी चांद सी बहू को देख तो लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बेटा नूरी, अपनी दीदी को लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। और नूरी शिखा को लेकर आती है। शिखा को देखते ही सुभाष चौंक जाता है। वो उसे देखकर हैरान इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन वो दिखने में काफी सुंदर थी। भाई समधन जी, हमारी होने वाली बहू तो बहुत ही सुंदर है, फोटो से भी ज्यादा सामने से सुंदर लगती है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, हमारी बेटी की भले ही हाइट 4 फुट 9 इंच है, लेकिन फिर भी किसी काम में कम नहीं है। अरे तो क्या हो गया, इंसान का दिल साफ होना चाहिए बस। और ये हाइट वाइट इसका क्या, ये सब तो चलता रहता है। हाँ, मैंने तो सुना है कि आपकी बेटी बहुत गुणवती है, घर का सारा काम संभाल लेती है और पढ़ी लिखी भी है। अब इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हाँ, भगवान ने हमारी बेटी को भले ही थोड़ी हाइट कम दी है, लेकिन बाकी किसी चीज में कोई कमी नहीं दी है। हाँ हाँ, और क्या, तो बात पक्की समझे समधन जी, शादी फिक्स कर लेते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कब तक करें? जब आपकी तरफ से हाँ है तो हमारी तरफ से भी हाँ ही है। शादी का भी आप ही बताइए। पहले तो मुंह मीठा करवाते हैं सबका। नूरी, जरा बॉक्स लेकर आ जाओ। नूरी मिठाई का बॉक्स लाती है और सबसे पहले निर्मला मिठाई उठाकर क्रांति देवी को खिलाती है। ठीक है, तो रिश्ता तय होता है। लीजिए मिठाई खाइए समधन जी। हाँ समधी जी, ये लीजिए, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। बस 2 महीने बाद शादी भी कर लेंगे। ठीक है समधन जी। वही सुभाष बार बार निर्मला से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निर्मला बार बार उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप करवा रही थी। वही शिखा अपनी शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है। दीदी, फाइनली आपकी शादी तय हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शिखा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। वैसे नूरी भास्कर के छोटे भाई की बेटी है। नूरी जब 10 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से भास्कर ने ही नूरी को पाला था। कुछ देर बाद, अच्छा तो समधन जी अब हम चलते हैं, बातें तो खूब हो गई आज। जी जी, जैसा आपको ठीक लगे। और निर्मला अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन सुभाष ने मुंह फुला रखा था। अब बोल सुभाष, तू वहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था? माँ, आपने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसकी हाइट 4 फुट 9 इंच है? आपको तो पता ही है कि मैं 6 फुट का हूँ। अरे अगर तुझे पहले ये बात बताती तो तू क्या देखने आता उसे? नहीं ना। और क्या, अरे इतना मत सोच, बस ये सोच कि कितना माल हमें वहाँ से मिल रहा है। उनका घर देखा था, कितना बड़ा था। मैं तो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े घर के अंदर गई हूँ। क्या आनंद आ रहा था वहाँ पर। लेकिन पिताजी, हम दोनों की जोड़ी कितनी अजीब लगेगी, ये तो सोचिए, इतनी छोटी है वो। अरे अरे, लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है, और क्या चाहिए तुझे? मुझे पता था तू गड़बड़ी कर देगा, इसीलिए मैंने तुझे वहाँ बोलने नहीं दिया और ना लड़की के साथ अकेले बात करने दी। हाँ निर्मला, तुमने बिल्कुल सही किया, ये तो नादान है, इससे क्या पता। हाँ भैया, मुझे तो भाभी में कोई कमी नजर नहीं आ रही, जैसा है ठीक है। लेकिन आप। अब चुप रह तू क्या हमेशा ही गरीब रहना चाहता है क्या? ऐसी आई हुई दौलत को लात मारकर। वही तो, हमने इतने सालों से गरीबी देखी है
और अब जब अमीरी देखने का समय आया है तो तू ये नाटक कर रहा है। और इस तरह सुभाष के परिवार वाले उसे बहुत समझाते हैं। वहीं सुभाष को अपनी गरीबी के कारण चुपचाप रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर क्रांति देवी और भास्कर अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हैं। मैंने सुना है लड़का बहुत सीधा है, बस मेरी बेटी खुश रहे, यही चाहिए। हाँ क्रांति, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी की शादी तय हुई है, बस भगवान इसके रिश्ते को कभी टूटने ना दे। खैर 2 महीने बीत जाते हैं। तीसरे महीने में शिखा और सुभाष की शादी हो जाती है। तभी एक दिन शिखा की बुआ शिखा से मिलने के लिए उसके ससुराल में आती है। बुआ नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता? मैं आपको देखकर और खुश हो गई। आइए बैठिए, मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ। शिखा अपनी सास को बुलाती है और उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते समधन जी। वाह भाई, अच्छा हुआ आप आ गई। शिखा खुश हो गई आपको देखकर? हाँ बहुत। खाइए ना बुआ जी। अरे नहीं, मैं आजकल तला भुना नहीं खा रही हूँ, बस चाय है वही बहुत है बेटा। अच्छा, आप दोनों भुआ भतीजी बात करो, मैं अभी आती हूँ। और ये कहकर निर्मला वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, अच्छा बुआ जी, रविंदर कैसा है? उसका बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल? हाँ बेटा, उसका बिजनेस तो एकदम बढ़िया चल रहा है। और तू बता, तेरे पतिदेव आजकल क्या कर रहे हैं? हाँ, हमने अभी सोने की दुकान खोली है और अभी तो शुरुआत है, इसलिए ठीक ठाक ही चल रहा है। चल बढ़िया है, तेरी वजह से तेरे पति के भी भाग्य खुल गए। अमीर मायका, गरीब ससुराल। बुआ जी थोड़ा धीरे बोलिए, सासू माँ सुन लेंगी। अरे तो क्या हुआ, इनको तो इतने पैसे मिले हैं कि इनकी जुबान हमेशा ही बंद रहेगी। बुआ जी प्लीज धीरे बोलिए ना। चल अच्छा है, तू अभी से अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल गई है, इससे अच्छी बात और क्या होगी हमारे लिए। हाँ जी, चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल मुझे गाँव के लिए भी निकलना है। सारी पैकिंग आज शाम को ही करनी है, बहुत काम है मुझे। जी बुआ जी ठीक है। ये कहकर शिखा अपनी बुआ के पैर छूती है। सदा सुहागन रह बेटा। चल ठीक है, चलती हूँ अब। जी। और शिखा की बुआ वहां से चली जाती है। तभी निर्मला वहां आती है। क्या बात है, बड़ी जल्दी चली गई तेरी बुआ? हाँ, वो उन्हें कल गाँव के लिए निकलना है ना, इसीलिए। चल कोई बात नहीं, जा तू भी अब थोड़ा आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। शिखा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में वो देखती है कि सुभाष वहां पर बैठा हुआ है। वो हैरान हो जाती है। आप कब आए? पता ही नहीं लगा। कुछ नहीं, एक जरूरी पेपर घर में रह गया था, तो बस वही लेने आया था। अच्छा, कुछ खाएंगे क्या आप? नहीं, तुम्हारी बुआ की बातों से पेट भर गया है मेरा। क्या मतलब? उन्होंने ही तो कहा था, अमीर मायका गरीब ससुराल। अरे सुभाष जी, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए, वो थोड़ी बड़बोली है, उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अच्छा चाय बना दो, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। शिखा चाय बनाकर अपने पति सुभाष के लिए लेकर आती है। चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो तुम। शिखा पहली बार अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। अच्छा रियली, थैंक यू सो मच सुभाष जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और सुभाष काम के लिए वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद शिखा को उसकी माँ की कॉल आती है। वो काफी परेशान थी। बेटा जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। तेरे पिता। क्या माँ, क्या हुआ पापा को? बोलिए ना। वो आईसीयू में है, तू जल्दी आ जा यहाँ। पापा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी आई। और क्रांति देवी रोते हुए फोन काट देती है। वहीं शिखा तुरंत अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे उसकी माँ नूरी के बारे में ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। हाँ बेटा, ये सच है, नूरी ने हमें धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी माँ, कभी भी नहीं। आपने उसे अपनी बेटी के जैसा प्यार दिया और उसने इतना बड़ा धोखा किया। वही तो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो आखिर नूरी ने ऐसा क्या किया था और सुभाष हॉस्पिटल में कैसे आ गया था, जानने के लिए देखिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा शिखा नाम की एक लड़की की कहानी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसकी शादी सुभाष नाम के एक लड़के से तय हो जाती है। वहीं शिखा की हाइट कम होने के कारण सुभाष शादी के लिए पहले राजी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत मोटा पैसा मिलने के कारण वो भी मान जाता है। वहीं आपने कहानी के अंत में देखा था कि शिखा के पापा हॉस्पिटल में हैं, तो शिखा के पापा आईसीयू में हैं और उनका इलाज चल रहा है। शिखा अपने पति और माँ के साथ बाहर बैठे हुए है और बहुत परेशान है। माँ, नूरी ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? लगा ही नहीं कभी कि वो ये सब कर सकती है। वही तो समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, पुलिस इसका पता लगा लेगी। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और क्रांति उन्हें सारी बात बताती है। साहब, नूरी घर से करीब 5 लाख रुपए चुराकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी, लेकिन उसी वक्त शिखा के पिताजी ने उन्हें भागते हुए देख लिया था।
बस उन्हीं से बचने के लिए नूरी के बॉयफ्रेंड प्रीतम ने शिखा के पिताजी के सर पर गमले से वार कर दिया था, और ऊपर से शिखा के पिताजी को अस्थमा भी है। तो मतलब ये जानबूझकर किया गया अटैक था? हाँ, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, देखना। हाँ माँ, बस पापा जल्दी होश में आ जाएं, ठीक हो वो। हाँ, आप दोनों फिक्र मत करो, देखना ससुर जी को कुछ भी नहीं होगा, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हाँ दामाद जी। पुलिस थोड़ी और पूछताछ करके चली जाती है और सभी लोग ऐसे ही बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। बस 1 महीने तक उन्हें कुछ भी मत करने दीजिएगा। जी डॉक्टर, जरूर। देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना कि ससुर जी को कुछ भी नहीं होगा। हाँ दामाद जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। खैर, इस घटना को 20 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी नूरी का पता नहीं चला था। शिखा भी मायके में ही रह रही थी। धीरे धीरे शिखा के पिता की हालत अब थोड़ी सुधर रही थी। पापा, अब मैं अपने ससुराल चलती हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 20 दिन हो चुके हैं, वरना सासू माँ पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अमीर घर की बेटी है, तू बस खुश रह ससुराल में। माँ, लेकिन ससुराल वालों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। देखो तो क्रांति, हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई है। अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी कितना ध्यान रखती है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, लेकिन शिखा बेटा, ससुराल वालों के चक्कर में मायके वालों को मत भूल जाना। अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, बाहर गाड़ी खड़ी है, चल अब। हाँ माँ। तभी घर का नौकर बिल्लू वहाँ आता है और शिखा का सूटकेस ले जाकर गाड़ी में रख देता है। वहीं शिखा गाड़ी में बैठ जाती है। चल बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, बाय बाय। तो शिखा अब अपने ससुराल आ चुकी है। वहीं आकर उसे पता चलता है कि छोटू 2 दिन पहले ही पढ़ने के लिए अमेरिका जा चुका है। बस बेटा, अचानक तैयारी हो गई छोटू की तो चला गया। चलिए, अच्छी बात है, देवर जी का भविष्य बन जाए, और क्या चाहिए हमें। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं अपने छोटे बेटे को भी कुछ बनता हुआ देखना चाहती हूँ। बस लेकिन बहू, बुरा मत मानना कि हमने तुझे छोटू के जाने का बताया नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो हमने सोचा कि तेरे पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है तो तू वहीं पर व्यस्त होगी, इसीलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं मम्मी जी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा, अब मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खाने बैठ जाइए आप, क्योंकि बहुत देर हो गई है। हाँ बहू, चल। तो इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद शिखा अपनी पुरानी सहेली दुर्गा के साथ शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। तभी वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए बैठते हैं। यार, तू तो बड़ी फिट लग रही है। हाँ और क्या, मैं तो डांस एक्सरसाइज करती रहती हूँ ना। सही है यार, शादी के बाद तो मेरा सब करना छूट गया है, डांस तो दूर की बात। अरे लेकिन क्यों यार, तू तो इतना अच्छा कथक करती है और तू इस टैलेंट को सबके सामने दिखा। कहाँ टाइम होता है इतना। यार शिखा, हमें एक ही लाइफ मिलती है, और अगर इस लाइफ में हम अपने शौक पूरे नहीं करेंगे और अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बात तो सही कह रही है तू दुर्गा, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी दुर्गा शिखा को अपने फोन में फोटोज दिखाती है। ये देख, तुझे तो मैं बताना ही भूल गई। ये देख, 15 दिन पहले एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। वाह, ऑसम। यार, मेरे मम्मी पापा तो मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है यार। ग्रेट, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू डियर। अब तू भी प्रैक्टिस चालू कर दे। अगली बार जब कंपटीशन होगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी, तू भी उसमें पार्टिसिपेट करना। हाँ पक्का, बस ससुराल वाले मना ना करें मुझे। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू कोई गांव की लड़की थोड़ी है, शहर के पढ़े लिखे और अमीर घर से बिलोंग करती है तू। कैसी बातें करती है यार शिखा। चल, हमारा ऑर्डर आ गया, अब खाते हैं। दोनों का ऑर्डर आ जाता है और वो दोनों अपना खाना एंजॉय करती है। और थोड़ी देर बाद शिखा वापस घर आ जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मी जी, मुझे ये कहना था कि मैं कथक बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कथक की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दूं। ये सुनकर निर्मला किसी सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ये सोच रही थी कि अचानक तुमने कथक करने का कैसे सोचा? वो मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड है दुर्गा, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। उसने मुझसे कहा कि मुझे कथक की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। क्यों मम्मी जी, मैंने सही डिसीजन लिया है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने। थैंक यू मम्मी जी,
मुझे पता था कि आप इसके लिए मान जाएंगी। मेरे एक गुरु हैं, मैं उनको कल ही यहाँ बुला लेती हूँ। वो मेरी प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, जैसा तू चाहे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने गुरुजी से बात कर लेती हूँ। हाँ बहू, जा कर ले। और शिखा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ निर्मला का पति हरि आ जाता है। निर्मला उसे सारी बात बताती है। अब इसे डांस करना है। बताओ भला। अरे अब इसको क्या हो गया है निर्मला? ये कौन से नए शौक पाल लिए इसने? वही तो, अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इतना माल जो मिला है हमें शादी में, चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर बैठना ही सही रहेगा अभी। हाँ निर्मला, सही कहती हो बिल्कुल। अभी तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ और क्या, थोड़ा समय बीत जाने दो बस, तब देखना कि मैं क्या करती हूँ। अभी चुप रहना मजबूरी है। खैर दोनों शिखा को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि शिखा अमीर मायके से थी। तो अगले दिन सुभाष दोपहर के वक्त किसी काम से घर आ जाता है। अरे सुभाष बेटा, तू आज 2 बजे ही आ गया, क्या बात है? हाँ माँ, वो कुछ पैसे चाहिए थे तो वही लेने आया था, बस लेकर जाता हूँ। और आगे जाने पर सुभाष देखता है कि उसकी पत्नी शिखा दूसरे कमरे में अपने गुरुजी के साथ कथक की प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर सुभाष को बहुत गुस्सा आता है। ये कौन है? अरे बेटा, वो कथक गुरु हैं। शिखा को शौक है। जब मैंने सोचा। ये सब क्या है माँ? आपने शिखा को रोका क्यों नहीं? वो बहू है इस घर की। अरे बेटा जाने दे, बड़े घर की बेटी है, ऐसे छोटे छोटे शौक तो होते ही हैं इन अमीर लोगों के। कोई बात नहीं। लेकिन माँ, लोग क्या कहेंगे? एक तो पहले ही आपने मेरी शादी छोटी हाइट वाली लड़की से करवा दी, और अब ये। अरे बेटा धीरे बोल, पागल हो गया क्या तू? अगर उसने सुन लिया ना तो फिर से रोड पर आ जाएगा तू और हम भी। क्यों बनते बनाए घर को बिगाड़ना चाहता है तू? माँ, अब मैं क्या ही कहूँ, सच में। इतना कहकर सुभाष गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। हे भगवान, बस सब अच्छा चले, कृपा बनाए रखना, मेरे बेटे को थोड़ी बुद्धि दे। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हरि के पास अमेरिका से छोटू का कॉल आता है। छोटू कॉल में बहुत रो रहा होता है। अरे बेटा क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतना रो रहा है? पापा मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? आखिर हुआ क्या है? पापा आप जल्दी से मुझे यहाँ से छुड़वा लीजिए, कोई वकील कर लीजिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। क्या? कहाँ फंस गया और कैसे? हाँ पापा, मैं अभी यहाँ के जेल में हूँ, मुझे फंसाया गया है पापा, मुझे जल्दी से यहाँ से छुड़वाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं सड़ना। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी वकील का इंतजाम करता हूँ। तो आखिर छोटू ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसे अमेरिका की जेल में जाना पड़ गया था? और क्या वो सच में वही था? क्या वो जेल से छूट पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिखा के पिताजी की तबीयत अब सुधरने लगी है। शिखा 20 दिन मायके में रहने के बाद अपने ससुराल चली जाती है। शिखा की सहेली दुर्गा के कहने पर शिखा कथक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। लेकिन सुभाष को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पैसे मिलने से उनका मुंह बंद हो गया था। वहीं अचानक एक दिन हरि को पता लगा कि शिखा का देवर छोटू अमेरिका की जेल में फंस गया है। अब आगे हरि अपने बेटे को परेशानी में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो घर पर सबसे बात करता है और तुरंत ही किसी वकील को कॉल करके इस समस्या का हल पूछता है। और वकील हरि को कॉल पर बताता है कि आखिर उन्हें क्या करना है। क्या हुआ पापा? वकील साहब क्या कह रहे हैं? कुछ बताया भी नहीं। मेरा बेटा घर तो वापस आ जाएगा ना? हाँ, वकील साहब कह रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि छोटू को छुड़वाने के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा ससुर जी, कोई बात नहीं। देवर जी को छुड़ाने के लिए अगर 10 लाख रुपए लगेंगे तो भी हम सब उन्हें छुड़वा कर ले आएंगे। हाँ, बेटे से प्यारा थोड़ी ना है पैसा। मेरा बेटा पता नहीं कैसी हालत में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। माँ चिंता मत करिए, वकील साहब ने कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखना 2-3 दिन के अंदर ही देवर जी हमारे बीच में होंगे। हाँ माँ, कुछ नहीं होगा छोटू को। मैं और सुभाष वकील के पास पैसे लेकर जाते हैं, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी से मेरे बेटे को छुड़वा कर ले आइए। जा रहा हूँ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिखा बार बार निर्मला को सांत्वना दे रही है और समझा रही है कि वो ज्यादा चिंता न करे। खैर 2 दिन बाद छोटू जेल से छूट जाता है और हफ्ते में अपने घर वापस आ जाता है। निर्मला उसे गले से लगा लेती है। बेटा तू आ गया? बैठ बेटा बैठ, तुझे वहाँ ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ माँ, तकलीफ तो बहुत हुई, बस क्या ही बताऊँ आपको। हाय राम, मेरा बच्चा, भूख लगी होगी ना? बता क्या खाएगा? हाँ माँ, प्लीज
आप छोले भटूरे बना दो, घर के खाने के लिए तरस गया हूँ मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहू बना देगी। हाँ देवर जी मैं बनाती हूँ अभी। और शिखा किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पर नई नौकरानी आ जाती है। उसका नाम मणि था। तुम कौन हो? मैं घर की नई नौकरानी हूँ, निर्मला मैडम ने बुलाया है मुझे। अच्छा, बताया नहीं मम्मी जी ने? आज ही रखा है ना, बताइए क्या बनाना है? अच्छा ठीक है, आज छोले भटूरे बनेंगे। जी मालकिन। तुम भटूरे की तैयारी करो, मैं छोले की तैयारी करती हूँ। जी मालकिन। शिखा यहाँ पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हरि और सुभाष गुस्से में थे। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? जब से आए हो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे तुम्हारे लाडले बेटे ने कुछ बोलने लायक छोड़ा हो तब तो बोले ना हम। वही तो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें, कम वक्त। पर किया क्या है मेरे छोटू ने? छोटू शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेता है। क्या बात है छोटू, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पिताजी और भैया ऐसे कह रहे हैं? माँ धीरे बोलिए वरना शिखा सुन लेगी। अरे तुम्हारा बेटा अमेरिका से एक लड़के से लड़ाई करके आया है। वकील तो बोल रहा था कि इसने उसे अधमरा बना दिया था। माँ लेकिन वो लड़का मेरी दोस्त के पीछे पड़ा था। झूठ मत बोल, हमने तुझे वहां पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तू वहां पर इश्कबाजी कर रहा था। माँ वो लड़की इसकी दोस्त नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड थी। एक लड़की के लिए इतना बड़ा कांड करके आया है ये वहां से। उन दोनों की ही गलती होगी। बेटा तू उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे पीछे तो 1000 लड़कियां हैं। माँ माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जिसको मैंने पीटा था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। चल बेटा, जो हो गया सो हो गया, छोड़। लेकिन तू इन लड़कियों के पीछे मत पड़, तू पहले अपना भविष्य बना। हाँ माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत लड़की पर भरोसा कर लिया था मैंने। हाँ चिंता मत कर, जा फ्रेश हो जा अब, फिर खाना खा लेना। माँ आपने इसे बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। अरे छोड़, जा तू अपना मुंह हाथ धो ले, खाना तैयार होने वाला है। कुछ दिन बाद दरवाजे पर बेल बजती है। निर्मला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि शिखा की माँ क्रांति आई हुई है। समधन जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आप यहाँ? हाँ, बेटी की याद सता रही थी तो सोचा कि अपनी बेटी से मिलने चली आऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए अंदर आइए। हाँ, और क्रांति अंदर आती है तो शिखा अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। व्हाट अ सरप्राइज मम्मी। हाँ, बस तेरे चेहरे की इस खुशी को देखने के लिए आई हूँ मैं। बहुत खुश हूँ मैं। अब यही रहना आप कुछ दिन प्लीज। हाँ बेटा, मैं करीब 7 दिन तक यहाँ पर रहूंगी और तू पिताजी की चिंता मत कर, उनकी देखभाल के लिए बहुत लोग हैं वहाँ। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि तू चली जा। अच्छा माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हाँ, तुझे तो मैं बताना ही भूल गई कि नूरी और उसके बॉयफ्रेंड का भी पता चल गया है। क्या? अच्छा, तो कहाँ पर है वो? नूरी को तो छोड़ दिया गया है क्योंकि नूरी ने इंस्पेक्टर को बताया कि सारी गलती उसके बॉयफ्रेंड प्रीतम की थी। उसने उसे बहलाया फुसलाया था और ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया था। ओह अच्छा, लेकिन मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। हाँ माँ, सही किया। धोखेबाज इंसान को दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हाँ समधन जी, और क्या, बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा, खाना तैयार हो गया है, अब खाना खा लेते हैं। हाँ, भूख तो लग रही। और इसके बाद सभी खाना खाते हैं। शिखा की माँ और सास दोनों अलग अलग कटोरी में रसमलाई लेकर शिखा को देती है। अरे आप दोनों रसमलाई लाई हैं मेरे लिए? कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये रसमलाई ये मैंने बनाई है, खाकर बता कैसी बनी है। ओह थैंक यू सो मच, मेरी फेवरेट रसमलाई बनाकर लाई है आप। हाँ खा बहू खा, मैंने भी अलग से बनाई है, ये भी खाकर बता कैसी है। शिखा पहले क्रांति की बनाई हुई रसमलाई खाती है और उसके बाद निर्मला की बनाई हुई रसमलाई खाती है। अच्छा बता, कौन सी रसमलाई अच्छी लगी तुझे ज्यादा? दोनों ही अच्छी लगी माँ। अरे नहीं नहीं बहू, ज्यादा कौन सी अच्छी लगी, एक का बताना। माँ लेकिन ये, अरे बता ना बेटा, हम बुरा थोड़ी ना मानेंगे बल्कि सुधार ही करेंगे। अच्छा फिर ठीक है, वैसे माँ मुझे आपकी वाली रसमलाई ज्यादा अच्छी लगी। तभी निर्मला हंसने लग जाती है। अरे जो कटोरी क्रांति जी ने पकड़ी थी ना, वो वाली रसमलाई मैंने बनाई थी और जो मेरे हाथ में है वो रसमलाई क्रांति जी ने बनाई है। अच्छा मम्मी जी। हाँ, हम दोनों तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे तेरे साथ। मजा आया। ठीक है बहू, तुम बैठो आराम से खाओ, मैं चलती हूँ, जरा मुझे कुछ काम है। निर्मला वहां से चली जाती है। वहीं क्रांति को थोड़ी ईर्ष्या होने लग जाती है। क्या बात है बेटा, आजकल तुझे सब कुछ अपने ससुराल वालों का ही अच्छा लग रहा है? हाँ माँ, मुझे पता था कि आप बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बुरा मानने लगी,
मेरा तो अब कोई हक है ही नहीं तुझ पर। अरे माँ, आप ऐसे क्यों सोचती है? आप मेरी माँ हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। अरे वो तो दिख ही रहा है, जब देखो तू अपने ससुराल वालों की तरफदारी ही करती रहती है। इसके चक्कर में हम सबको तो भूल ही गई है ना तू। और 2 दिन पहले तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? अरे माँ कुछ नहीं, कुछ दिनों में डांस कंपटीशन होने वाला है, तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी, तो इसीलिए ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैंने आपको अगले दिन कॉल तो किया था ना। हाँ, अब तो तू मुझे अगले दिन ही कॉल करेगी, मतलब जब तू फ्री रहे तब तू मुझे कॉल करे, वरना ऐसे अपनी माँ को पूछे भी ना। हाँ नहीं मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब तो नाराज हो रही हो। जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ, बदल गई है तू। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। ठीक है, अब अपनी रसमलाई खा ले। दोनों माँ बेटी बैठकर कमरे में बातें कर रही थी। वहीं निर्मला चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। क्रांति की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बड़ी तेज है ये क्रांति देवी। अभी निर्मला तू शांत रह ले, वक्त आने पर तू भी बोल लेना। कुछ दिनों बाद शिखा बाजार में शॉपिंग करने आई है कि तभी उसे एक कॉस्मेटिक की दुकान में नूरी मिल जाती है। नूरी शिखा को देखकर अपनी नजर नीचे कर लेती है। शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही होगी ना, है ना? शिखा मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, उस प्रीतम ने ही मुझे फंसाया था। झूठी कहीं की। सच में वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे ये बात नहीं पता थी। उस दिन ताऊजी के सर पर उसने गमला मार दिया और बाद में मुझे डराया कि अगर ताऊजी को कुछ हो गया तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। क्या? हाँ, बस इसी डर से मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसके कारण आज मैं दर दर भटक रही हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारे कर्मों की सजा है ना। शिखा ऐसा मत बोल, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पिताजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिखा प्लीज। शिखा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ देर में छोटू खुश होकर घर आता है और निर्मला को एक खुशखबरी देता है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो चांदी चांदी हो जाएगी हमारी। हाँ माँ। तो आखिर छोटू ने अपनी माँ को ऐसी क्या बात बताई थी जिसे सुनकर निर्मला बहुत खुश हो गई थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिखा के देवर छोटू को अमेरिका की जेल से छुड़वा लिया गया है और हमें पता चलता है कि छोटू वहाँ से किसी लड़के से लड़ाई करके जेल गया था। वहीं आपने देखा कि नूरी का पता चल चुका है। पुलिस ने नूरी को तो छोड़ दिया है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को जेल में डाल दिया है। नूरी की शिखा से मुलाकात होती है, पर शिखा उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। वहीं एक दिन छोटू अपनी माँ को कोई खुशखबरी देता है। अब आगे। मम्मी, मैं ज्योति से शादी कर लूंगा, उसके पास बहुत पैसा है। पता है, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है और महंगी महंगी जगहों पर भी जाती है। हाँ, तेरी बातों से तो लग ही रहा है कि काफी मोटी पार्टी है वो। जिस तरह तेरे भैया ने अमीर लड़की से शादी करी है, वैसे तू भी कर लेगा तो मौज ही मौज हो जाएगी। हाँ, भाभी की तो हाइट कम है, लेकिन ज्योति तो काफी लंबी भी है और स्मार्ट है। और क्या चाहिए हमें भला? हाँ, और क्या तो। हाँ मम्मी, बस आप शादी की तैयारियां करो, अब चांदी ही चांदी है। दोनों माँ बेटे एक और अमीर बहू लाने के ख्यालों से खुश हो रहे थे। अगले दिन क्रांति अपनी बेटी के बालों में तेल लगा रही थी। सभी वहीं थे। मम्मी, मजा ही आ गया तेल लगवाकर, क्या मसाज किए आपने? हाँ, मैं सोच रही थी जरा आज पाव भाजी बनाते हैं, क्यों समधन जी, आप क्या कहती हैं? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, शिखा बनाती है ना, इसके हाथ की पाव भाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ मम्मी जी, मैं ही बनाऊंगी आज, बस थोड़ी देर में बनाती हूँ। हाँ, वाकई में समधन जी, आपकी बेटी के हाथ की पाव भाजी तो एकदम कमाल की होती है। आहा, एकदम लजीज। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। जब मैंने पहली बार भाभी के हाथ की बनी पाव भाजी खाई थी तो मुझे तो मजा ही आ गया था। हाँ, समधन जी ने सब सिखा रखा है अपनी बेटी को, बड़ी टैलेंटेड है भाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, तो आप लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। नौकरानी मणि वही है, उसे बोल दे, तेरी हेल्प कर देगी। और शिखा वहाँ से किचन में चली जाती है। वैसे आंटी जी, आपने शिखा भाभी को खाना बनाना तो बहुत अच्छे से सिखाया है ना? हाँ, बहू के हाथ का खाना तो काबिले तारीफ है, ज्यादा मुंह के मीठे बन रहे हैं। अब ज्यादा तारीफ सुनकर क्रांति को वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो थोड़ा टेढ़ा जवाब इन लोगों को देती है। वैसे मेरी बेटी को कभी भी खाना बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी घर में, क्योंकि घर में नौकर ही इतने थे कि कभी काम होता ही नहीं था। हाँ, वो तो है। वो तो जब इसकी दादी माँ जिंदा थी तो इसे शौकिया ही खाना बनाना सिखाया करती थी। इसे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक था, तो ये हमारे नौकरों को खाना बनाते हुए देखकर भी सीख गई थी। ओह, अच्छा। हाँ, दिमाग तो काफी तेज है बहू का, झट से कोई भी चीज सीख जाती है। हाँ, और क्या। वो तो है,
अब क्या करें, शादी के बाद तो इसे काम करना ही पड़ रहा है। चलो अच्छा है, इससे थोड़ी एक हेल्प भी बनी रहती है। अच्छा चलो मैं जरा देखूं मेरी बेटी कैसे खाना बना रही है। क्रांति वहाँ से मुंह बनाकर शिखा के पास चली जाती है। माँ, ये सासू माँ क्या कह रही थी? क्या करें बेटा, इतना दहेज लिया है हमने इनसे, इसीलिए दबकर तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, वरना इसकी माँ को तो मैं 2 मिनट में ठीक कर देती। हाँ, देख रहा हूँ आजकल समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। जरा जरा सी बात पर टोंट मारती रहती हैं। ये नहीं सोचती कि इनकी नाटी बेटी से कौन ही शादी कर रहा था भला। हाँ पापा, क्या करें, पैसों के लिए तो सहना ही पड़ेगा। मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं बस। अरे उसकी माँ जैसी भी है, लेकिन इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है। और पापा, आप उसे ऐसे मत बोलिए प्लीज। ठीक है, शिखा के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बस मुझे इस बात का डर है कि समधन जी के इतना बोलने की वजह से कहीं मैं भी उनको ना सुना दूं कुछ। ये लोग ऐसे ही क्रांति के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से किचन से शिखा के चिल्लाने की आवाज आती है। आह! आह! हे भगवान, दामाद जी जल्दी आइए मेम साहब, देखिए तो। सभी लोग भागकर किचन में जाते हैं और देखते हैं कि शिखा के दाएं पैर से काफी खून निकल रहा है। हे भगवान! अरे बहू, ये क्या खून? वो जमीन पर कोने में कांच के टूटे हुए ग्लास पॉलीथिन में रखी हुई थी, मालकिन का पैर उसी पर पड़ गया। अरे दामाद जी, जल्दी से मेरी बेटी को अस्पताल ले चलिए, देखिए तो कितना खून बह रहा है इसका। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को। सुभाष उसे गोद में उठा लेता है। शिखा को काफी तकलीफ हो रही थी। जी सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, शिखा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे जल्दी ले जाओ मेरी बेटी को, मैं चलती हूँ साथ। हम भी चलते हैं जी, अब सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं और दामाद जी जा रहे हैं ना। दोनों शिखा को लेकर अस्पताल पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। फिर वो घर आ जाते। अब जाकर मेरे दिल को चैन मिला है। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची के साथ इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, घर के काम में तो ये सब होता रहता है, मेरी गलती थी। जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर टूटे हुए ग्लास पड़े हैं। तू पागल है क्या? इसमें तेरी क्या गलती थी? हाँ माँ, छोड़ो ना। हाँ शिखा, किचन में काम करते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ दामाद जी, हमने अपनी फूल सी बच्ची की शादी आपसे सिर्फ इसीलिए तो की थी ताकि वो किचन के काम करती रहे। अरे मम्मी, घर में नौकर है फिर भी अपनी बहू से काम करवा रहे हैं आप लोग। आप लोग तो जानते ही हैं कि शिखा कितने बड़े और अमीर घर से आई है। इसका लाइफस्टाइल, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ डिफरेंट था पहले, लेकिन अब देखो क्या हो गया इसके साथ। मम्मी रहने दो ना। तो दामाद जी, बजाय ये कहने के कि इसको किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो उल्टा ये कह रहे हैं कि इसे काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। मम्मी प्लीज बस भी करो। शिखा बार बार अपनी माँ को चुप करने के लिए कह रही थी, लेकिन क्रांति बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी बस उसकी बातें सुन रहे थे। सासू माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे तो क्या मतलब था आपका दामाद जी? जब से मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ तब से देख रही हूँ कि मेरी बेटी पूरा घर संभालती है। अरे ये कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ प्लीज माँ, शांत हो जाइए। आप बेवजह ही मेरे ससुराल वालों को ऐसे बोल रही हैं। हाँ, तू भी बस अपने ससुराल वालों की साइड ले, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तू बोल दे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मम्मी, मैंने सब कहा आपसे। नहीं, तेरा मतलब तो वही है ना, इन गरीब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तो तेरे पापा की ही जिद थी कि सुभाष की शादी तुझसे करवा दी जाए, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तेरा एक गरीब परिवार में शादी करवाने का। माँ प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। बहुत हो गया समधन जी, अब तक आपने जो बोला हमने चुपचाप सुन लिया, लेकिन अब और नहीं। देखा, आ गए ना तुम लोग अपने असली रूप में। क्या मतलब है आपका सासू माँ? आंटी जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी भी इज्जत है कोई। देख ले शिखा, कैसे बात कर रहे हैं ये लोग मुझसे। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे गुस्से में बात नहीं की, तो ये सब कौन होते हैं? हाँ सासू माँ, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन आज पता लग गया कि हम तहजीब में आपसे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन जब हमें कोई उल्टा जवाब देता है तो हमें उसका जवाब उसी तरह देना भी आता है। अब कुछ नहीं बोलेगी तू शिखा? बोल। मम्मी, आपने भी तो इन सबको कितना बुरा भला कहा, वो भी तो सही नहीं था ना। वाह बेटी वाह, जा रही हूँ मैं यहाँ से, और आज के बाद फिर कभी तेरे घर नहीं आऊंगी। सासू माँ, ऐसे मत कहिए। मुझे सासू माँ मत बोलो। क्रांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आंटी ने तो इतना तमाशा कर दिया। और क्या तो खामखा। खैर कुछ दिनों के बाद शिखा अपनी माँ को कॉल करती है। अब क्यों की है कॉल? तुझे तो हमसे कोई फर्क पड़ता है नहीं। माँ ऐसा नहीं है, अभी भी गुस्सा हो आप, जाने दो ना, क्यों बेवजह परेशान होती हैं आप। ये सब छोड़, ये बता, कल तो तेरा डांस कंपटीशन है और तेरे पैर में चोट लगी है, तो तू डांस नहीं कर पाएगी है ना? हाँ माँ, पैर लगभग ठीक हो गया है, लेकिन मुझे लगता है मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या ही करूं। हाँ। तभी बीच में शिखा के पास नूरी की कॉल आती है, लेकिन शिखा अपनी माँ को ये बात नहीं बताती। वो नूरी से अब भी बातचीत करती है,
दरअसल शिखा का दिल साफ था और नूरी को पता था कि अगर वो शिखा से बात करेगी तो शिखा उसकी जरूर हेल्प करेगी। खैर शिखा अपनी माँ से बात करने के बाद नूरी को कॉल लगाती है। शिखा जल्दी यहाँ आजा, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या तुझे? रोना तो बंद कर। मुझे नहीं पता, अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तू तो जानती है कि मैं अकेली रहती हूँ, जल्दी आजा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी तेरे पास आती हूँ, शांत हो जा। दरअसल घर से निकाल दिए जाने के बाद नूरी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब थी, इसीलिए शिखा ने चुपचाप उसकी मदद की थी। शिखा ने उसके लिए एक फ्लैट रेंट पर लिया था और शिखा खुद कार ड्राइव करके वहाँ निकल जाती है। तो आखिर नूरी की तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई थी, या ये उसकी कोई चाल थी? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा अमीर मायका गरीब ससुराल का आखिरी एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिखा की माँ क्रांति देवी अपनी बेटी के ससुराल में काम करवाए जाने के कारण उसके ससुराल वालों के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। इसी बीच शिखा की माँ और उसके ससुराल वालों के बीच बहुत बहसबाजी भी हो जाती है। वही कहानी के अंत में आपने देखा था कि नूरी शिखा को कॉल करके बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और शिखा उससे मिलने के लिए निकल जाती है। अब आगे शिखा नूरी के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि नूरी बेड पर पास नीचे जमीन पर बैठी हुई है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। शिखा आह आह, हे भगवान नूरी उठ मेरी बहन। और शिखा उसे सहारा देकर बिस्तर पर सुला देती है। थैंक यू शिखा, अच्छा हुआ तू आ गई, तू ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे तू चिंता मत कर, तेरी बहन है ना तेरे साथ, चल तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हाँ। और शिखा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चिंता मत करिए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप बस इसे टाइम पर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक गॉड की कोई परेशानी नहीं हुई तुझे। हाँ यार, मैं भी बहुत डर गई थी, चल अब घर चलते हैं। और दोनों वापस नूरी के घर आ जाते हैं तो शिखा अपने हैंडबैग में से नूरी को 5,000 रुपए निकाल कर देती है। नहीं, ये किस लिए, मैं नहीं लूंगी, चुपचाप रख ले पैसे, अभी तो मेरे पास इतने ही है, मैं कुछ दिन के बाद तुझे 30,000 रुपए दे देती हूँ। लेकिन शिखा तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तेरे काम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं शिखा, तूने वैसे भी बहुत कुछ किया मेरे लिए, और कितना पैसा देगी तू मुझे, अब तो मुझे शर्म आने लगी है। अरे तू चिंता मत कर, छोटू देवर जी से मैंने तेरे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू शिखा, वैसे तेरा देवर बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे ससुराल में तो सब अच्छे ही हैं। हाँ वाकई में। हाँ, लेकिन तेरे बारे में मैंने सिर्फ छोटू देवर को ही बताया है, सुभाष जी को ये सब बातें बताने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे। अच्छा सुन, अब मैं घर चलती हूँ, काफी देर हो गई यहाँ आए को। हाँ जा, अब घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। शिखा अपने घर वापस आ जाती है। घर पर उसकी सास निर्मला उसी का इंतजार कर रही थी। उसके पास एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था। बहू कहाँ गई थी तू? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और ऊपर से तुम्हारे पैर में चोट भी लगी हुई है, ऐसे में तुम्हें ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो मम्मी जी, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखो, हार सेट, इसमें से कौन सा सेट अच्छा लग रहा है बताओ तो। हाँ मम्मी जी, ये वाला अच्छा है। हाँ बहू, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भी यही अच्छा लग रहा था। ये सब छोटू की शादी के लिए है। हाँ, अब कुछ ही दिनों में तो है शादी। घर में छोटू की शादी की तैयारी चल रही है, इसीलिए सभी लोग अब शादी की तैयारी में लग जाते हैं। तो कुछ दिन बाद ही छोटू की ज्योति से शादी हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा दहेज नहीं लाई थी। एक दिन ज्योति अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, ये वापस ले जाओ। ये आपको क्या हो गया है? देख रही हूँ आप मुझसे कुछ दिनों से सही से बात नहीं कर रहे हैं, खुश भी नहीं रहते हैं। क्या खुश रहूं, क्या बात करूं, हमेशा मूड जो ऑफ रहता है। लेकिन क्यों, बात क्या है? अरे तुम्हारे पापा ने तो मुझे दहेज में कुछ दिया ही नहीं, बस एक बाइक ही दी है। तो आपको क्या चाहिए था? शादी के पहले तो आपने कहा था कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लगा कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, इतने अमीर घर की जो हो। ओह, तो ये बात है, मतलब दहेज चाहिए था आपको? हाँ और क्या, शिखा भाभी भी कितना कुछ लाई थी। हम लोग कोई इतने भी अमीर घर से नहीं है, अगर यही बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे तुम महंगी गाड़ी में घूमती थी और महंगे महंगे रेस्टोरेंट जाती थी, तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे। वो महंगी गाड़ियाँ मेरी चाची की थी, हम इतने अमीर नहीं हैं। काश मुझे पहले पता चल जाता कि आपने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, तो ना ही करती। हाँ वही तो, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। यकीन नहीं होता। छोटू वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों से ज्योति दुखी हो जाती है और बहुत रोती है, लेकिन छोटू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं शिखा ने फिर से अपने गुरुजी के साथ एक नए डांस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी।
उसी वक्त निर्मला की एक सहेली फुलवा उससे मिलने आती है। ओहो, क्या बात है, तेरी बहू तो कथक भी करती है। ओ हाँ, वो उसे शौक है। वैसे तेरा ये वाला घर तो बहुत बड़ा है, तेरे तो मजे हैं निर्मला, लेकिन तेरी बहू को डांस करने की भला क्या जरूरत है? हाँ हाँ, वही तो, अब मैं क्या ही करूं, बड़े घर की बेटी है, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती मैं। तेरा मुंह तो पैसों से बंद कर दिया होगा ना इसने। अरे कैसी बातें करती है तू भी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बुरा मत मान, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक। वैसे ठीक है, बड़े लोगों के बड़े शौक, करने दे कथक, और क्या। हाँ, बस जल्दी से इसके सर से नाचने का भूत उतर जाए। और तभी निर्मला देखती है कि बहुत दूर से क्रांति पीछे खड़ी थी और वो इन दोनों की बातें सुन रही थी। आप कब आई? हाँ मैं वो छोड़ो, मैं कब आई? अगर आपको मेरी बेटी का डांस करना इतना ही बुरा लगता है तो मैं उसे यहाँ से अभी ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा बेटा, शिखा जल्दी यहाँ आओ तो। हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू यहाँ से चल। तेरी सासू माँ को तेरा डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब? क्रांति शिखा को सारी बात बता देती है। अरे मम्मी छोड़िए ना, कोई बात नहीं। नहीं, तू चल और वहीं पर कंपटीशन की तैयारी करना। लेकिन माँ, और शिखा के मना करने के बावजूद भी कांति जिद करके अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। क्या निर्मला, अमीर घर की बेटी से शादी करने का फायदा तो होता है, लेकिन आज नुकसान भी देख लिया। चल अब मैं चलती हूँ। निर्मला कुछ नहीं बोल पाती। खैर कंपटीशन का दिन आ जाता है। शिखा की माँ और सुभाष उसके साथ आए थे, तो शिखा की डांस की बारी आती है। गुड लक शिखा। हाँ, नाटक देखो इसका। हाँ मैं जाती हूँ, मेरी बारी आ गई है। और शिखा अपना परफॉर्मेंस देती है। थोड़ी देर में विनर भी घोषित हो जाता है और विनर कोई और नहीं बल्कि शिखा ही होती है। ये वाह, आई एम सो हैप्पी। वाह बेटा वाह, बहुत बहुत बधाई शिखा। तूने तो आज हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। भले ही कोई खुश हो या ना हो, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ। ये बात सुनकर शिखा के पति को अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता था कि बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। खैर ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन शिखा के ससुराल वाले और मायके वाले मिलकर घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं। वाह क्या नजारा है। हाँ पापा, बहुत सुंदर है। तभी सुभाष शिखा को फोटो क्लिक करवाने के लिए बुलाता है। शिखा यहाँ आओ, फोटो क्लिक करवाते हैं। हाँ आ रही हूँ। हाँ, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मुंह उठाए खड़े हैं बस। अरे क्यों खामखा अपना मूड खराब कर रही हो, यहाँ भी खुश हो जाओ थोड़ी। हाँ, आप तो चुप ही रहिए, मैं तो ऐसे ही करूंगी। तभी छोटू भास्कर के पास आता है और मोबाइल में फोटोज दिखाने लगता है। अरे अंकल जी, ये देखिए तो फोटो कैसी आई है। आंटी आप भी देखिए। मुझे नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ दूसरी तरफ। कांति उन लोगों से थोड़ी दूर दूसरी जगह पर चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। हाँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया इन लोगों ने। इस छोटू को भी अभी आना था इनके पास, ना ही आती मैं यहाँ घूमने। और तभी वहाँ पीछे से कोई आता है और कांति को धक्का दे देता है। वो पहाड़ की ढलान पर गिर जाती है। आह, बचाओ कोई। खुशकिस्मती से सुभाष वहाँ सही टाइम पर आ जाता है और अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ लेता है। नूरी यहाँ। दरअसल धक्का देने वाली कोई और नहीं बल्कि नूरी थी और सभी लोग वहाँ भाग कर आते हैं, लेकिन तब तक नूरी वहाँ से भाग जाती है। खैर क्रांति की जान बच गई थी। मम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज दामाद जी ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। बहुत बहुत शुक्रिया दामाद जी। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था सासू माँ। और इस तरह क्रांति को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। खैर सभी अगले दिन घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही इंस्पेक्टर छोटू को गिरफ्तार कर लेते हैं और सभी को नूरी के कन्फेशन के बारे में बताते हैं। नूरी ने बोला कि उसे आपसे बहुत नफरत है। वो आपको रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो शिखा को बेवकूफ बनाकर आराम से पैसे लेती रहे। क्या? आप उसके रास्ते का कांटा थी। और इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि ये साबित हो चुका है कि नूरी ने पूरे होश में अपने बॉयफ्रेंड प्रीतम का साथ दिया था। ये सब उसने झूठ बोला था कि उसने प्रीतम के डर से सब किया था। वो तो प्रीतम पकड़ा गया था, इसलिए नूरी ने उस पर सारे इल्जाम डाल दिए थे। क्या? पर मैं तो उसे माफ करने वाली थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बदमाश निकली। हाँ, यकीन नहीं होता कि हमारी अपनी होकर भी उसने ऐसा किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने क्या किया है, इसे तो छोड़ दो। निर्मला जी, आपके छोटे बेटे छोटू ने नूरी का हर जुर्म में साथ दिया था। छोटू नूरी से मिलने उसके रेंटेड फ्लैट में जाया करता था। वो उसके प्यार में डूब चुका था। बस नूरी ने इस बात का फायदा उठाया और उसके साथ क्रांति जी को मारने का प्लान बनाया। क्या? और छोटू ने ये भी बोला है कि आप लोग उसे हमेशा निकम्मा समझते थे और उसके नए बिजनेस के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब,
क्योंकि उसने वैसे ही हमारे 45 लाख रुपए डुबो दिए थे। छोटू बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? संभाल निर्मला, अपने आप को संभाल। हाँ माँ, चुप हो जाओ। छोटू सर झुकाए खड़ा था। पुलिस उसे ले जाती है और सभी लोग निर्मला को सांत्वना देते हैं। वहीं शिखा को ज्योति के लिए बहुत बुरा लगता है। ज्योति भी बहुत दुखी थी। ज्योति, तुम परेशान मत हो। देवर जी ना एक अच्छे बेटे साबित हो सके और ना ही एक अच्छे पति, पर तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ रहना, हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। थैंक यू जेठानी जी। खैर, क्रांति सुधर चुकी थी और वो शिखा के ससुराल वालों के साथ घुलने मिलने लगी थी। वहीं निर्मला भी धीरे धीरे ये बात समझ जाती है कि उसका छोटा बेटा वाकई में निकम्मा था और आखिरकार अब सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।